वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसकी चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास की अवधारणा। एक्चुअली ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का ही कंटिन्यूएशन है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आज़ाद होने लगे, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर ये स्वतंत्र राज्य उभरने लगे, तो लगभग पहली बार में लगभग इन सभी जगहों पर उन देशों की जिनका साम्राज्य था उसके समानांतर ही राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की गई, या यूँ कहे कि ज़्यादातर देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया गया। लेकिन 10-20 सालों में ही 1960 के दशक तक आते आते इन देशों में काफ़ी जो है बदलाव दिखाई देने लगे। पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे काफ़ी टर्मोइल था, उथल पुथल था। आर्थिक समस्या तो थी ही, और इन समस्याओं को जो अब तक की राजनीतिक शास्त्र थे या राजनीतिक शास्त्र की जो विधियाँ थी, तृतीय विश्व के या विकासशील देशों के इन बदलावों को, इन परिवर्तनों को समझने में असमर्थ हो रही थी। तब जो है नए नए उसको समझने के लिए नए नए मॉडल्स, प्रतिमान विकसित किए जा रहे थे। उन्हीं प्रतिमानों में से 1960 के दशक में राजनीतिक विकास की अवधारणा विकसित हुई। वैसे इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। बहुत सारे लोगों ने राजनीतिक विकास की अवधारणा को समझने की कोशिश की है, जिसमें मुख्य रूप से जो व्यक्ति आते हैं, ये सभी ने अपने अपने विचार इस पर देने की कोशिश की। जैसे मार्टिन वीनर हो, लुसियन डब्ल्यू पाई हो, डेविड हैप्टर हो, जेम्स कोलमैन हो, बहुत सारे लोगों ने देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर हम लुसियन पाई को मुख्य रूप से देखने की कोशिश करेंगे। लुसियन पाई के साथ एक दो तीन लोगों के और मॉडल देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर लुसियन पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा को इसलिए देखने का प्रयास करें कि अब तक जो जितने प्रकार की धाराएं राजनीतिक विकास की अवधारणा के संबंध में प्रचलित थी, उन सभी धाराओं का उन्होंने एक व्यापक एनालिसिस प्रस्तुत किया, और उन्होंने पाया कि प्रत्येक धाराएं राजनीतिक विकास के किसी एक पक्ष को स्पष्ट करती हैं, उसके संपूर्ण पक्ष को स्पष्ट करने की सलाहियत किसी में नहीं है। और इसीलिए उन्होंने सबके का जो है एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, और तार्किक रूप से हर एक अवधारणा को रिजेक्ट करके उन्होंने अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत की, जो अब तक की प्रचलित अवधारणाओं में से काफ़ी व्यापक थी। क्योंकि अब तक जो जो राजनीतिक विकास की अवधारणा थी, वो दरअसल विकास की संपूर्ण अवधारणा का एक अंग माना जा रहा था। और कभी जो है उसे औद्योगिक विकास के संदर्भ में देख रहे थे, कभी आर्थिक विकास के संदर्भ में देख रहे थे, या कभी उसे प्रशासनिक संस्थाओं के विकास के संदर्भ में देखा जा रहा था, कभी लोकतंत्र की प्रक्रिया के विकास के संदर्भ में देखा जा रहा था। एक रूपता, एक मत नहीं था। और ये सभी राजनीतिक विकास की अवधारणाएं राजनीतिक विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसके किसी न किसी हिस्से को छूती हुई दिखाई देती। इसलिए राजनीतिक विकास की अवधारणा के अंतर्गत लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसको विस्तार से जो है वर्णन करने की कोशिश की। इसके साथ हम दो तीन और विचारकों के भी राजनीतिक अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। तो लुसियन पाई दरअसल क्या कहना चाहते हैं? लुसियन पाई ने सबसे पहले प्रचलित जितनी भी अवधारणाएं हैं उसमें एकांगीपन होने का, उसमें जो अपर्याप्तता थी, जो इनएडुकेसी थी, उसको उजागर किया, और उसको रिजेक्ट करते हुए वो कहता है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट या राजनीतिक विकास दरअसल एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, जिसका न तो
आर्थिक विकास से लेना देना है, ना औद्योगिकरण से लेना देना है, ना लोगों को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से लेना देना है, ना राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोकतांत्रिक धारा के विकास है उससे संबंधित है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट दरअसल इन सभी में से कुछ कुछ तत्वों को मिला करके आगे बढ़ती है, लेकिन वह अन्य से प्रभावित अवश्य होती है परंतु निर्भर नहीं है। राजनीतिक प्रक्रिया किसी और प्रक्रिया पर जो है निर्भर नहीं है, ये एक स्वतंत्र चर है, एक स्वतंत्र रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके संदर्भ में जैसे बाद में हटिंगटन ने इसमें जोड़ा था कि ये एक यूनिलीनियर प्रक्रिया नहीं है, एक रेखीय दिशा में गति करने वाली प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को माना जा रहा था कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक स्टेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे और चौथे में गमन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। राजनीतिक विकास की अवधारणा दरअसल ये मल्टीलीनियर है और जिगजैग मूवमेंट है, कभी वो ऊपर चली जाती है, कभी वो नीचे चली जाती है। बहुत सारी घटनाएं उन्होंने तृतीय विश्व के देशों में खास करके ये घटना घटी कि वहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई और प्रजातांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से अब तक की विकसित व्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कही जाती है, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है और जो हम जिस व्यवस्था को हम पुरानी व्यवस्था या ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं या प्रजातंत्र के मुकाबले बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कहते, उस व्यवस्था की तरफ मुड़ गई, तो उसको क्या कहेंगे? विकास तो हो रहा है, तो ये विकास और जो है एक जिगजैग मूवमेंट, कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है और फिर जो है ऊपर जाता है, इस प्रकार से इस जिगजैग मूवमेंट। तो पहली बात तो उन्होंने ये रखी कि राजनीतिक विकास की अवधारणा अन्य जो है प्रकार की प्रक्रियाएं जो समाज में चल रही होती है उससे बिल्कुल स्वतंत्र प्रक्रिया है और सभी प्रक्रिया जो विकास की ओर उन्मुख है उनके कुछ कुछ आयामों को लेकर के यह आगे बढ़ने का प्रयास करती है। दूसरी ओर ये एक सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जो है मल्टीलीनियर है, बहुत सारे दिशाओं में जाती है, जो है डेवलपमेंट के विकास के बहुत सारे लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है और एक इसका मूवमेंट जो है वो जिगजैग है, ऊपर नीचे चलता रहता है। इसके बाद वो कहता है कि क्या है ये चीज़ें हैं क्या, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हम समझेंगे कैसे, किसी देश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट की या राजनीतिक विकास की स्थिति क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का स्तर क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे मापेंगे, क्या कोई मापदंड है। तो इसके लिए वो कुछ जो है वो मापदंड प्रस्तुत करता है जिसको वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहता है। राजनीतिक विकास की विशेषताएं कह करके पुकारता है। तो राजनीतिक विकास की विशेषताएं क्या हैं, राजनीतिक विकास की अवधारणाओं की विशेषता, तो वो कहता है कि हमें जब विकास देखना हो, राजनीतिक विकास के संदर्भ में यदि अध्ययन करना हो तो हमें कम से कम 3 लेयर पर जो है इसका अध्ययन करना पड़ेगा, 3 स्तर पर इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और यदि तीनों स्तर पर, चूंकि हम किसी एक स्तर से पॉलिटिकल डेवलपमेंट या राजनीतिक विकास को नहीं माप सकते, और यदि ये सारे तत्व कहीं मौजूद हैं, किसी देश में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से उसे एक विकसित राजनीतिक व्यवस्था कही जा सकती है। तो उन्होंने जो शुरुआत की, उन्होंने कहा पहला लेवल जो है वो पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन के स्तर पर हमें परखना होगा कि देश में राजनीतिक विकास की क्या गति है, क्या दिशा है। दिशा नापने के लिए हमें यह मापना होगा कि वहाँ जिस देश के राजनीतिक विकास के संदर्भ में हम एनालिसिस कर रहे हैं या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जनता को के स्तर पर क्या समानता है, समानता शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, कितनी समानता जो है, क्योंकि समानता ही वो पैमाना है जिसके आधार पर पॉपुलेशन या नागरिकों के स्तर पर हम
राजनीतिक व्यवस्था का परिमापन कर सकते हैं। तो समानता क्या है, नागरिक स्तर पर समानता क्या है? समानता का अर्थ उन्होंने ये लगाया कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को कितनी अपॉर्चुनिटी, कितना अवसर राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता का मिलता है। या दूसरे शब्दों में यदि कहें उसको समझने के लिए, तो हमें कहें कि क्या उस देश में, उस समाज में सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्रदान किए गए हैं। जितनी भी राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें सहभागिता के लिए लोगों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं या नहीं। तो ये पहला स्तर है जिसके आधार पर हम मापेंगे कि whether adequate opportunities to political participation are available or not for all the people in the country. That is the first level where we can measure the development. This is the second level कि क्या उस क्षेत्र में, उस समाज में, उस देश में कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है या नहीं। राज्य द्वारा निर्मित सभी कानून सभी नागरिकों पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू होते हैं या नहीं, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में कानून की समानता स्थापित है या नहीं। और ये केवल इस स्तर पर नहीं है कि केवल लिख दिया जाना है कहीं अभिलेखों में, बल्कि डे टू डे लाइफ में, आम जन के जीवन में ये चीज जो है दिखाई देनी चाहिए। दैट मस्ट बी विजिबल, है ना, प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो फर्स्ट है वेदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज अवेलेबल और नॉट, एंड सेकंड वेदर इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर अवेलेबल फॉर ऑल द people living in that country or not. This is the second measurement. If in a country equality before law is granted without any discrimination to all the population, that means there lies the equality before law. तीसरा है equal participation in politico-administrative structure. राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देती हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें तो पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड in performing the functions of political institution or administrative institutions, whether there is equal or adequate participation of all kinds of, all classes, all categories of people in that country or not. उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्ग के, क्योंकि निश्चित रूप से समाज वर्गों में बटा होता है, कई प्रकार के वर्ग होते हैं, कई प्रकार के स्तरीकरण होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। किस प्रकार के स्तरीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन है, नॉट गोइंग इनटू दैट, बट जितने भी ग्रुप्स हैं, ऑल ग्रुप्स मस्ट फील दैट दे आर adequately represented in political institution, at the same time in all kinds of administrative structure or institutions. तो राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं व्यवस्थाओं में लोगों को समानता या समान अवसर प्रदान किए गए हैं या नहीं। तो पॉपुलेशन में समानता है या नहीं, इसको मापने के लिए जो है ये 3 मापदंड हैं। यदि ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में, उस व्यवस्था में जनता के स्तर पर, नागरिकों के स्तर पर, जनसांख्यिकी स्तर पर, लेवल ऑफ पॉपुलेशन जो है उस वहाँ पर जो है राजनीतिक विकास पर्याप्त रूप से हो गया है। ये पहली चीज़ है। तो पहली चीज़ हमें नागरिकों के मध्य ढूंढना होगा
कि वहाँ पर राजनीतिक विकास की स्थिति क्या है. Then comes to the second stage, that is called capacity of political system. पॉलिटिकल सिस्टम की हम चर्चा करते हैं तो हमें इनमें डेविड ईस्टन का ख्याल आता है. ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है. पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है? पॉलिटिकल सिस्टम दरअसल समाज में जितने भी संसाधन हैं, राष्ट्र में जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को एकत्रित करके रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको पुनः आवंटित करता है, लोगों के व्यवहारों को जो है नियंत्रित करता है, उसको निर्देशित करता है. तो ये पॉलिटिकल सिस्टम डज एवरीथिंग इन द सोसाइटी. तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर इतना विकसित है, उसमें इतनी क्षमता है, इट हैज बिल्ट अप द कैपेसिटी टू परफॉर्म एडिक्वेटली एज फार एज पीपल्स वेलफेयर्स आर कंसर्न, देन हम कह सकते हैं कि हाँ, उनकी क्षमता में लगातार विकास. क्योंकि अगर हम आधुनिक राज्य और मध्यकालीन या उससे पहले के राज्य को देखते हैं तो राज्य की क्षमता सीमित है. और आज के आधुनिक युग में हम जब राजनीतिक विकास की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात, चूंकि वही पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन रहता है जहां पर राजनीतिक व्यवस्था अपने नागरिकों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होती है. इसी संदर्भ में वो बात करते हैं क्षमता की. क्षमता के लिए सबसे पहली बात वो करते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा जो भी कार्य अपेक्षित है, एसेंशियल फंक्शन विच आर एक्सपेक्टेड, क्या उन सारे आवश्यक कार्यों को करने में, उसको परफॉर्म करने में क्या वो सक्षम है या नहीं. फर्स्ट, कैपेसिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी और कैपेसिटी टू परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द स्टेट और द पॉलिटिकल सिस्टम. और एसेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट बिल्डिंग, nation building, and protection of citizen from external aggression. These are the basic essential function. Whether basic essential function of states are being performed by the political system or not. This is first. दूसरा, अगर क्या राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता है कि उस समाज के भीतर घुस करके प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जो है व्यक्ति तक पहुंच करके उनकी सामाजिक, आर्थिक, अन्य प्रकार की समस्याओं को पहले तो समझे और फिर उनके लिए समाधान प्रस्तुत करे. ये कहते हैं द पेनेट्रेटिव कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू रीच टू द लास्ट इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. तो ये जो पेनेट्रेटिव कैपेसिटी सोसाइटी में भीतर तक भेदन करके प्रत्येक व्यक्ति के द्वार तक पहुंच करके उसके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित हुई है या नहीं. दिस इज द सेकेंड लेवल वेयर वी कैन एग्जामिन द कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. और तीसरा, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. दरअसल इन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप होता है. पॉलिसी बहुत सारी बनती हैं लेकिन वो सब हवा में रह जाती है. यहीं से डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीपल जो है वो यहीं से उभरता है. लोगों में असंतोष की भावना यहीं से उभरती है कि उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है परंतु पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता. तो उस गवर्नमेंट में, सरकार में, या सरकार जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जनता तक वो डायरेक्ट पहुँचे. मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है उन्हें. राज्य जो की पहुँच जो पूरे राज्य जो है के कोने कोने तक हो और कोने कोने में रह रहे नागरिकों उनके पास जा कर के वो उन्हें समझ सके, उनकी समस्याओं का समाधान है. उसके लिए जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी का बेनिफिट्स जो है वो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी को भी होना चाहिए. तो कैपेसिटी डिनोट्स, रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द स्टेट सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम टू रिजॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स, प्रोटेक्ट सिटीजन्स, maintain law and order, and above all, making policy and implementing those policy meant for the targeted population.
तो ये इम्पॉर्टेंट एरिया है। तीसरा जो पैमाना उन्होंने लिया कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए तीसरी जो बात उन्होंने कही वो है कि डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, विभिन्नीकरण और विशिष्टीकरण, ये स्तर है संस्था तक। जो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक संस्थाएं उसके बारे में कहता है कि प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं या राज्य की जो संस्थाएं हैं उसका डिफरेंशिएशन, विभिन्नीकरण और विशिष्टीकरण होना चाहिए। इसके भी उन्होंने जो 3 लेवल लिए हैं। पहली चीज तो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसका इस तरह से विशिष्टीकरण, विभेदीकरण हो कि आम जन को ये पता हो कि उसकी जो समस्याएं हैं उसका किस विभाग के पास जाकर समाधान होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये पता नहीं है कि किस का समाधान किस विभाग पे होगा तो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजन, और उसके बाद क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन न करने की जो टेंडेंसी होती है कि उसकी वजह से तो यहाँ पर जो है हर एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग का एक डिफाइंड कार्यक्रम होना चाहिए, डिफाइंड रोल होना चाहिए, और दैट मस्ट बी propagated to the population that if you have certain problem then you reach to which department, किस डिपार्टमेंट तक जाते हो, कहाँ तक जाते हो, किस जगह जाओगे, ये उन लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है शक्तियों का जो है राजनीतिक स्तर पर शक्तियों का एक दूसरे से बिल्कुल जो है पृथककरण होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने की जो टेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए, उस पर जो है अंकुश लगना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो पावर कंसंट्रेशन है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी बात है। पॉलिसी जिसके लिए बन रहे हैं और जहां इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, शक्तियां दरअसल वही होनी चाहिए, वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में शक्ति होनी चाहिए जिसका प्रयोग करके वह उन उन कार्य योजनाओं को लागू कर सके जो लोगों के लिए बनाई गई हैं। तो इस तरह से संस्थाओं के स्तर पर उसका विशिष्टीकरण, विभिन्नीकरण जो है वो जो है राजनीतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक। तो इस प्रकार से लुसियन पाई ने 3 स्तर पर किसी भी समाज में राजनीतिक विकास की अवधारणा को नापने के लिए, उसको मापने के लिए ये मापदंड बनाए, और इसके आधार पर ही कहते हैं कि किसी भी देश की, किसी भी व्यवस्था के राजनीतिक विकास की स्थिति क्या है, राजनीतिक विकास का स्तर क्या है, राजनीतिक विकास के मार्ग में वो कहाँ पहुँचा है, इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 2-3 और विद्वानों के राजनीतिक विकास की अवधारणा को देखेंगे, लेकिन आज इतना ही।